हसाम, क्या हो गया है? पागल वागल हो? वो होश में आकर उसे हंटर से दूर करते हुए बोली। तुम ठीक हो? वो परेशानी से उसके बराबर बैठती हुई पूछने लगी, जो अपने पेट पर हाथ रखे तकलीफ से दोहरा हो रहा था। मेरे साथ चलो। वो उसे बाजू से पकड़कर ऊपर उठाकर बाहर की जानिब ले जाता हुआ बोला। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हें कुछ पता चल रहा है? आखिर तुम क्या कर रहे हो? वो उसके बराबर चलते हुए हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। साथ उसने एक नज़र वहां मौजूद लोगों की तरफ घुमाई, जो शदीद हैरत से उन दोनों को ही जाता हुआ देख रहे थे, लेकिन किसी में हसाम को रोकने की जुर्रत नहीं थी। क्या कर रहा हूँ, बताओ मुझे। जब उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया तो आगे ही एक कमरा था। हसाम ने उसे वहां धकेलते हुए पुरतपिश लहजे में पूछा, बाहर जो तुमने इतना तमाशा किया है वो सब करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी। वो उसकी जानिब देखते हुए सुलगते लहजे में बोली, जिस पर वो उसे कमर से पकड़कर जोर से दीवार के साथ लगा गया। क्या चाहती हो? वहां खड़ा होकर तुम्हें किसी और की बाहों में देखता, यही तुम्हारी ख्वाहिश है? वो सुर्ख होती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला। सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह इतना बेहया नहीं हूँ कि चुपचाप अपनी बीवी को किसी और के साथ नाचता हुआ देखूं। वो तल्ख लहजे में बोला, जिस पर हीर का पूरा वजूद थमा। क्या मतलब है तुम्हारी तरह बेहया नहीं हूँ? एक डांस करके मैं घटिया हो गई हूँ? उसने गुस्से से कहना चाहा, मगर उसके अल्फाज पर उसका दिल टूटा था और आवाज में नमी छलकने लगी थी, जिस पर वो बगैर कोई जवाब दिए झटके से उससे दूर होकर अपना रुख उसकी जानिब से पलट गया। एक बार तुमने कहा था तुम मुझे अपनी रखेल रखना भी पसंद ना करो। अभी बाहर तुमने कहा कि मैं भी आम लड़कियों की तरह हूँ, और अभी तुम कह रहे हो मैं बेहया हूँ। तो फिर तुम मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? वो उसके सामने जाकर बेबसी और गुस्से के मिले जुले तासुरात में बोली। ये तुमने क्या तलाक तलाक के लफ्ज की रट लगाई हुई है? जाओ, मैं नहीं देता, जो करना है कर लो। मशरकी लड़कियां इस लफ्ज को अपनी जुबान से निकालते हुए भी घबराती हैं, लेकिन तुम, मैं सही कहता हूँ, तुम बहुत आम हो मिस हीर पोलार्ड, बहुत ज्यादा आम लड़की हो। उसके अल्फाज बिल्कुल खंजर की तरह उसके दिल पर वार कर रहे थे, जबकि वो आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। हाँ, तो तुम इतनी आम हो तो आज़ादी क्यों नहीं दे देते मुझे तुम? वैसे भी महज मिशन के लिए तुमने मुझे इस्तेमाल किया है। इस शादी में तुम्हारी खुशी शामिल नहीं थी, तो इस अनचाहे बंधन से खुद को और मुझे छुटकारा क्यों नहीं दे देते? वो रोते हुए उसके सीने पर पंच मारते हुए अपने दिल का गुबार निकालने लगी। तुम्हें किसने कहा मैंने तुम्हें मिशन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ? वो उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब करते हुए पथरीले लहजे में पूछने लगा। हाँ, तो क्या तुमने नहीं किया? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन वाहियात कारनामों के बारे में मुझे पता नहीं चलेगा? तुम आराम से मेरे जज्बात से खेलकर उनकी धज्जियां उड़ाते रहोगे और मैं ला इल्म रहूंगी। वो उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखते हुए गुर्राई। तो तुम्हें सच पता चल गया है? चलो, अच्छी बात है। मुझे भी अब अच्छा बनने का ड्रामा मजीद नहीं करना पड़ेगा। वो उसके बालों को कान के पीछे करते हुए इंतहाई आम लहजे में बोलने लगा, जबकि वो तकलीफ से उसकी तरफ देख कर रह गई। मतलब, वो लड़खड़ाती आवाज में बोली, शायद वो मजाक कर रहा हो। जो तुमने सुना वही स्वीट हार्ट। वो उसकी जानिब झुककर कान में सरगोशी नुमा बोला, जिस पर हीर ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख कर उसे खुद से दूर किया। प्लीज कह दो मजाक कर रहे हो, सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए। वो बाकायदा उसके सामने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाई, क्योंकि जो भी था वो उसका इश्क था, और उसने हमेशा अपने दिल को बताया था एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ गलत फहमी के अंधेरे हैं। तुम पूछती हो ना मैं तुम्हें तलाक क्यों नहीं दे देता? वो उसके करीब जाकर तमस्खराना मुस्कुराहट लिए अपने चेहरे पर सजाते हुए पूछने लगा, क्योंकि वो मैं तुम्हें कतई नहीं दूंगा। उसने हीर के बालों की एक लट को अपनी उंगली पर लपेटते हुए इंतहाई पुरसुकून लहजे में कहा, जबकि वो सुर्ख होती आंखों से इस बेरहम को देखने लगी। जानती हो क्यों? क्योंकि तलाक से तो तुम पल में आजाद हो जाओगी। मुझे तुम्हें सिसकते तड़पते और पल पल मरते देखना है। मैं तुम्हें इस हद तक तोड़ूंगा कि तुम कभी भी वापस से जुड़ नहीं पाओगी, और जब तुम टूट कर चकनाचूर हो जाओगी, मैं तुम्हें इसी जहन्नुम नमा जिंदगी में छोड़कर चला जाऊंगा। उसने उसके बाल छोड़कर उसकी गर्दन पर हल्का सा दबाव बढ़ाते हुए कहा, जबकि वो वहशत से भीगी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। तुम खुद तो कभी भी मुझे तलाक नहीं दे पाओगी और ऐसे ही मर जाओगी। यकीन करो, तुम्हें ऐसे मरता देखकर मुझे बहुत मजा आने वाला है। उसने तंजिया मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन को झटके से छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो जमीन पर बैठती चली गई, क्योंकि उसकी टांगों में मजीद खड़े रहने की ताकत नहीं थी। और हाँ, तुम इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करोगी, समझ आया?
وہ خاموش رہی تو اس نے اپنی جیب سے پسٹل نکال کر اس کے سر پر تان دی، جس سے وہ پتھرائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سمجھ آیا یا نہیں؟ اس نے اس کی کن پٹی پر پسٹل کا دباؤ بڑھاتے ہوئے واپس سے اپنے الفاظ دہرائے تو ہیر نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ الفاظ کا استعمال کرو ورنہ زبان کاٹ کر رکھ دوں گا، پھر چاہے سچ میں مت بولنا۔ جی، ہیر نے کپ کپاتے ہوئے کہا۔ گڈ گرل۔ وہ ڈارکلی ہنستا ہوا تھوڑا نیچے جھک کر اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا اور پھر اپنی پسٹل پاکٹ میں رکھ کر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کا ہر جاتا ہوا قدم وہ اپنے دل پر محسوس کرنے لگی، جیسے وہ اس کے دل کو اپنے پیروں سے کچلتا ہوا جا رہا ہو۔ وہ اپنا آپ خود میں چھپاتے ہوئے وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ تبھی اس نے دروازہ کھول کر کسی کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہنٹر تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ حسام نے یہ سب کیوں کیا؟ کیا تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ وہ اس کے برابر بیٹھ کر اپنائیت سے پوچھنے لگا۔ نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بس ایک ہسٹری ہے۔ وہ خود کو سنبھال کر زمین سے اٹھتے ہوئے بولی۔ اس پر اس کا دل اور دماغ ایک الگ ہی آگ میں جھلس کر خاک ہو رہا تھا، لیکن اسے مضبوط رہنا تھا، خود کے لیے، اس مشن کے لیے۔ اس کے اور حسام کے درمیان جو بھی تھا وہ لوگوں کو اس کے بارے میں بالکل نہیں بتانے والی تھی۔ لگتا ہے وہ تم سے عشق کرتا ہے، تمہارے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی اٹھتے ہوئے بولا، جس پر ہیر نے خشک سا قہقہا لگایا۔ وہ اس قدر ہنسی کہ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ یو آر ویری فنی۔ عشق اور حسام وجدان، اللہ خیر کرے، وہ اپنی ہنسی کے درمیان بولی، جس پر وہ بس اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو رویا رویا سا بہت حسین لگ رہا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں کچن سے تمہارے لیے آئس لے کر آتی ہوں، تمہارے چہرے پر سوجن ہو رہی ہے۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ شکریہ یار، تم بہت اچھی ہو، قسم سے اللہ کا شکر ہے جو تمہاری ایکس نے میری ناک کی ہڈی نہیں توڑ دی۔ ایکس؟ وہ نہ سمجھی سے بولی۔ ہاں ایکس، خود ہی تو تم نے کہا حسام کے ساتھ تمہاری ہسٹری ہے، مطلب وہ تمہارا صرف پاسٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر وہ بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے چلی گئی، کیونکہ حسام اس کا کوئی ایکس نہیں بلکہ شوہر تھا، جس کا تعلق پاسٹ سے نہیں بلکہ پریزنٹ سے ہے۔ وہ باہر گئی تو پارٹی تقریباً ختم ہو چکی تھی، بس کچھ ہی لوگ باقی تھے۔ اسے اس بات کا بھی ایک سکون تھا کہ یونی سے کچھ خاص لوگ وہاں نہیں آئے تھے۔ وہ ویٹر سے کچن کا پوچھ کر وہاں گئی اور برف کے کچھ ٹکڑے، 7 ٹیبلٹس لے کر وہ واپس چل پڑی۔ سب کچھ قابو میں ہے، یہ کام سال ختم ہونے تک مکمل ہو جائے گا۔ میں نے اس موقع کا بہت شدت سے انتظار کیا ہے، اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ جب وہ واپس کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے کان میں ہنٹر کے یہ الفاظ ٹکرائے جو فون پر محو گفتگو تھا۔ اسے لگا شاید وہ کوئی ضروری بات چیت کر رہا ہے، اس لیے اپنے دھیان جا کر اس نے آئس اس کے پاس رکھ دی۔ گڈ بائی، میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں۔ کال بند کر کے اس نے اڑی رنگت کے ساتھ ہیر کی طرف دیکھا، جس پر وہ فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، تم کب اندر آئی؟ ہیر کو اس کے لہجے سے لگا جیسے وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کی پرسنل بات چیت سنے، اس لیے ایسے پوچھ رہا ہے۔ بس ابھی آئی ہوں، یہ رہی آئس اور پین کلر ٹیبلٹس، ساتھ پانی۔ وہ ٹرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ تھینکس یار، میں اپنے روم میں جاتا ہوں، تم بہت اچھی ہو۔ بس یہ بتا دو تم کس کے ساتھ واپس جا رہی ہو، اگر کوئی نہیں ہے تو میں تمہیں پہلے چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، تم آرام کرو، میں آنا کے ساتھ چلی جاؤں گی، وہ کہہ کر روم سے باہر نکل آئی اور آنا کو ڈھونڈنے لگی، جس کا نام و نشان کہیں پر بھی نہیں تھا۔ وہ چلتے ہوئے صحن میں چلی گئی، جہاں تازہ ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تو وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی، جس میں حسام کا چہرہ آ سمایا۔ تمہارے خیالوں سے تو آزادی نہیں ہے، میں تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا حسام، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے جلن، تڑپ اور محبت کے جذبات دیکھے ہیں، کیا وہ سب ڈرامہ تھا؟ اگر ایسا ہے تو قسم سے تم بہت اعلیٰ ایکٹر ہو، تم سا کوئی نہیں۔ وہ خود سے بڑبڑائی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی، جہاں بالکل سامنے ہی حسام اپنی گاڑی کے ساتھ پشت لگائے کھڑے اسموکنگ کر رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کی آنکھیں ڈارک براؤن نگاہوں سے ٹکرائیں۔ گاڑی میں بیٹھو، وہ حکمیہ لہجے میں بولا، جس پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور اسے اگنور کر کے آگے بڑھ گئی، جس پر وہ سگریٹ اپنے پاؤں میں روند کر اس کے پیچھے لپکا۔ میں نے تم سے کچھ کہا ہے، سنائی نہیں دے رہا؟ گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، وہ اس کا راستہ روکتے ہوئے بولا۔ تم ایسے بات کر رہے ہو جیسے ہم دونوں کے درمیان سب نارمل ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بولی، کیونکہ اس کا عام رویہ دیکھ کر اس کا خون کھول کر رہ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو،
वो उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की जानिब बढ़ता हुआ बोला, तुम्हारा ये सेकंड्स में बदलता मूड मुझे पागल कर देगा हसाम। मैंने पागल हो जाना है। तुम्हें कोई मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है? याद भूल गया अभी इस घर के अंदर क्या हुआ है? वह तकरीबन चीखते हुए बोली, जिस पर हसाम ने अपने कान में उंगली चलाई। शोर मचाना बंद करो। मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम ऐसे ही चिल्लाती रही तो बहरा जरूर हो जाऊंगा। वो उसे गाड़ी के अंदर धकेल कर उसका दरवाजा लॉक करते हुए बोला, जिस पर वो उसे घूर कर रह गई। और हाँ, मुझे कुछ नहीं भूला है। तुम्हारी अभी बहुत ज़रूरत है, इसलिए सही सलामत घर छोड़ रहा हूँ। जिस पर वो बेबसी से अपनी आंखें बंद कर गई। जानती हूँ ये ज़रूरत मिशन। वो विंडो से बाहर देखते हुए नम आंखों से खुद से सोच कर रह गई। फिर उन दोनों ने सारे रास्ते कोई बात नहीं की। वो उसे हॉस्टल में छोड़कर वहां से चला गया। सोशल स्टडी का लेक्चर चल रहा था, मगर हीर सिर्फ अपने सर, दिल और शदीद दर्द महसूस कर रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस बेरहम दुनिया से अपना आप कहीं दूर छुपा ले। लेकिन जब तक ये सांसें चल रही थी उसे जीना था। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे बहादुरी का मुजाहरा करना था। बेशक वो अंदर से कितनी भी टूट जाए, लेकिन लोगों के लिए वो बहादुरी की मिसाल बनकर ही दिखाएगी। सर दर्द जब बर्दाश्त से बाहर होने लगा तो उसने हल्की सी कुर्सी के साथ अपनी पुश्त लगाकर अपने सर को कुर्सी के किनारे पर रखा। क्या मसला है? आना के अल्फाज पर हीर ने अपना सर उठाकर उसे घूरा और फिर इसे इग्नोर करके डेस्क के ऊपर अपना सर रख गई। मैं तुमसे 1000 बार माफी मांग चुकी हूँ, प्लीज अब माफ भी कर दो हेलिना। वो इल्तिजाया लहजे में बोली, जिस पर हीर ने लंबा सांस खींचकर हाँ में सर हिलाया, क्योंकि वो कल रात से उसे पार्टी में ही छोड़ कर आने के लिए बार बार माफी मांग रही थी। तो कल क्या हुआ था? यूनी में हर कोई तुम्हें और हसाम को डिस्कस कर रहा है। वो तजस्सुस से पूछने लगी, क्योंकि वो इस वक्त किचन में थी जब ये सब होकर ख़त्म भी हो गया था और वो इस सब से ला इल्म थी। अगर तमाम यूनी इसी बारे में बात कर रही है तो फिर यकीनन तुम्हें तमाम स्टोरी के बारे में पता होगा। वो अपने सर को हाथों में पकड़ते हुए बोली, क्योंकि हसाम का जिक्र ही उसकी जान पर बनने के लिए काफ़ी था। लेकिन मुझे तुमसे जानना है, बताओ ना प्लीज़, क्या तुम्हारे और हसाम के दरमियान कुछ चल रहा है? सुना है जब उसने कल तुम्हें हंटर के साथ डांस करते हुए देखा तो वो गुस्से और जलन से पागल हो गया था। वो उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, मुझे जहां तक पता था तुम्हारा हसाम पर क्रश है। हीर ने आईब्रो उचकाया। हाँ, वो तो बहुत बड़ा क्रश है, लेकिन तुम दोनों में एक अलग सी स्पार्क है। तुम दोनों का एक साथ ड्रीमी कपल बनेगा और कसम से जिस दिन ऐसा होगा मैं तुम दोनों की सबसे बड़ी फैन होंगी। वो शौकी से बोली, पता नहीं मेरा वास्ता हमेशा पागल लोगों से ही क्यों पड़ता है। वो बगैर उसे जवाब दिए वापिस से डेस्क पर अपना सर रख कर खुद से बड़बड़ाई। हीर वो जो क्लास लेने के बाद अपने ध्यान कैफेटेरिया की जानिब जा रही थी। हसाम की आवाज़ सुनकर उसका पूरा वजूद थमा, जबकि दिल फुल स्पीड में तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वो अभी उसका सामना हरगिज नहीं करना चाहती थी। वो खुद को कंपोज करके जल्दी से चलने लगी ताकि वो उसका सामना ना कर सके। हीर, मेरी बात सुनो प्लीज। वो भागकर उसके सामने खड़े होते हुए बोला, लेकिन वो अपना रुख मोड़कर दाएं जानिब मौजूद सीढ़ियां क्रॉस करके ऊपर जाने लगी। हीर, स्टॉप इट। वो उसका बाजू पकड़कर एक कोने में ले जाते हुए बोला। लेक्चर्स होने की वजह से इस वक्त वैसे भी तालिब इल्म की तादाद बाहर कम थी। ऊपर से कॉर्नर में होने की वजह से कोई मुश्किल से ही इन दोनों को देख सकता था। क्या है हसाम, क्या चाहते हो अब तुम मेरी जात से? मुझे सुकून से जीने क्यों नहीं देते तुम? जब वहां से निकलने का कोई रास्ता उसे नहीं मिला तो वो गुस्से से आग बगोला होते हुए बोली। मैं जब उसे बोलने में दिक्कत होने लगी तो वो सर्द निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। कल के लिए आई एम सॉरी, ओके। वो उसकी डार्क ब्राउन आंखों में देखते हुए बोला, जिनमें उसके अल्फाज पर हैरत आ समाई थी। उसने अपना एक हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को थामना चाहा, जिसे हीर ने होश में आकर दूर झटक दिया। तुम सॉरी हो? किस लिए? वो उलझते लहजे में पूछने लगी। हाँ, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। मुझे बस गुस्सा आ गया था, इसलिए वो सब बोल गया। जिस पर हीर ने खुश्क सा कहकहा लगाया। भाड़ में जाओ तुम हसाम। वो पुरतपाक लहजे में कहकर उसके पास से जाने लगी, मगर वो उसका बाजू पकड़कर गुस्से से उसे अपनी तरफ खींच गया, जिसकी वजह से हीर का हाथ उठा और हसाम के चेहरे पर अपनी छाप छोड़ गया। हसाम की गोल्डन ब्लूइश आंखें जब गुस्से से सुर्ख होने लगीं तो उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। एक पल के लिए उसने सोचा वो उससे माफी मांग ले, मगर जितना दर्द उसने उसे दिया था
اس کے مقابلے یہ تھپڑ کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے لب بھینچ گئی۔ ایک تو کل تم اس ہنٹر کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی، اوپر سے میری معافی مانگنے پر مجھے ہی تھپڑ مار رہی ہو۔ تمہاری پرابلم کیا ہے آخر؟ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اب تم اس سب کا ملبہ میرے اوپر ڈال دو گے؟ عجیب بات ہے حسام وجدان، تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے، جانتے ہو تم نے مجھے بے وقوف بنایا ہے۔ جب میں تم پر آنکھیں بند کر کے یقین کر رہی تھی، تم میری ہستی کی دھجیاں اڑا رہے تھے۔ تم ایک طرف مجھے حسین سپنے دکھا رہے تھے اور دوسری طرف مجھے چیٹ کر رہے تھے۔ تم نے مجھے محض مشن کے لیے استعمال کیا ہے۔ جب یہ سب مشن کے لیے تھا تو مجھ سے شادی کرنے کا ڈرامہ کیوں کیا؟ اس سب کے لیے شادی ضروری نہیں تھی۔ تم نے میری فیلنگز کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ آخر تم نے یہ کیوں کیا؟ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی۔ او سوری، مجھے سسکتے تڑپتے اور پل پل مرتے ہوئے دیکھنے کے لیے۔ وہ خود ہی بے بسی سے ہنستے ہوئے بولی۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے میں نے تمہیں استعمال کیا ہے؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ وہ بھی اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے غصے سے بولا، جس پر وہ اسے ان نگاہوں سے دیکھنے لگی جیسے وہ پاگل ہو۔ کل کی رات بھول گئے ہو؟ سچ میں میموری لاس کی پرابلم ہے تمہیں حسام، تم نے خود مانا ہے۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے گررائی۔ اپنی آواز ہلکی رکھو، تم اس وقت یونی میں ہو، وہ ہلکے ہلکے لہجے میں بولا تو ہیر نے نظر گھما کر آس پاس دیکھا جہاں کوئی بھی بچہ موجود نہیں تھا۔ ہاں تو تم بھی میرا راستہ روکنا بند کرو، مجھے لیکچر لینا ہے، وہ واپس اس کی گولڈن بلوئش آنکھوں میں دیکھتے ہوئی پتھریلے لہجے میں بولی، کیونکہ وہ کیفیٹیریا سے کچھ کھانے کو لے کر اپنی نیکسٹ کلاس میں ہی جانے والی تھی، مگر حسام نے سب کچھ گڑبڑ کر دیا تھا۔ لیکچر چھوڑو، میری بات سنو ہیر، کل جو کچھ بھی ہوا بس بھی کرو حسام، میں تھک چکی ہوں تمہارے ان جھوٹوں سے۔ تم نے میری زندگی ایک کھلونا بنا کر رکھ دی ہے۔ سیدھا پوائنٹ پر آؤ اور بتاؤ اب کی بار تم کون سا نیا گیم کھیل رہے ہو؟ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی، جس پر وہ لمبا سانس کھینچ کر رہ گیا اور اس کے وجود سے اپنے ہاتھ ہٹا کر اپنے چہرے پر پھیرنے لگا۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ جلدی سے اس کے پاس سے نکل گئی۔ ہیر ہیر، حسام کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، مگر وہ تقریباً بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی جہاں سے ایک پروفیسر بھی اوپر کی طرف جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہیر نے اپنی رفتار نارمل کی اور حسام بھی خاموشی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ ہیر جلدی سے اپنی اگلی کلاس میں داخل ہو گئی جسے سٹارٹ ہوئے 5 منٹ گزر چکے تھے۔ کیا ہوا ہے، اتنی لیٹ کیوں کلاس میں آئی ہو؟ اور تمہاری ہارٹ بیٹ کیوں اتنی تیز ہے؟ آنا، جس نے اس کے لیے ایک سیٹ رکھی ہوئی تھی، جیسے ہی ہیر اس پر بیٹھی تو وہ اس سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا ہے، اب پلیز چپ کرو، ایسے ہی میم ڈانٹیں گی، پہلے ہی وارننگ مل گئی ہے آئندہ لیٹ نہ ہونے کی۔ اب ایسا نہ ہو دوسری مسلسل بولنے کی وجہ سے مل جائے۔ وہ نوٹ بک نکال کر جو میم وائٹ بورڈ پر لکھ رہی تھی اس کے نوٹس بناتے ہوئے بولنے لگی، جس پر آنا نے سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور بعد میں پوچھنے کا سوچ کر وہ چپ ہی رہی۔ ہیر ایسے ہی سارا دن حسام کو نظر انداز کرنے میں کامیاب رہی اور لاسٹ لیکچر ہوتے ہی وہ بغیر کسی چیز کے لیے رکے جلدی سے اپنے ہاسٹل میں آ گئی۔ ہلینا، آؤ کوئی مووی دیکھتے ہیں، تم ہر وقت لیپ ٹاپ پر نہ جانے کیا پڑتی رہتی ہو، بور نہیں ہوتی؟ آنا نے ہیر کے قریب جا کر کہا جو کمپیوٹر لینگویج کو حل کرنے کے تقریباً بہت قریب تھی۔ حسام کی باتیں اسے مینٹلی کافی ٹارچر کر رہی تھیں، اس لیے ان سے رہائی حاصل کرنے کے لیے اس نے خود کو مکمل اس کام میں لگا لیا تھا۔ یار، 1 گھنٹے بعد وہ لیپ ٹاپ پر اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے بولی، تم ایسا بھی کیا کر رہی ہو، دکھاؤ؟ وہ تجسس سے اس کے لیپ ٹاپ کی جانب جھکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یار کچھ نہیں، ایسے ہی بکواس ہے، آؤ ہم مووی دیکھتے ہیں، میں بھی بہت بور ہو گئی ہوں۔ اس سے پہلے وہ دیکھتی، ہیر نے جلدی سے نیٹ فلکس آن کرتے ہوئے کہا، تو وہ بھی کندھے اچکا کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کوئی ہارر مووی لگاؤ، آنا نے مشورہ دیا تو وہ آئی برو اچکا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، ڈر لگ رہا ہے، آنا نے اسے شرارت سے اکسایا تو ہیر اسے گھورتے ہوئے افسوس سے نام سر ہلا کر کوئی ہارر مووی ڈھونڈ کر پلے کر دی۔ مووی دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے احساس بھی نہیں ہوا، لیکن دروازے کے کھلنے کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ حیرت سے اپنے آس پاس دیکھنے لگی، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ آنا، لائٹس جلا دو یار۔ سوری، میں سو گئی تھی، اسے لگا آنا آئی ہے، اس لیے کروٹ بدلتے ہوئے بولی تاکہ اٹھ کر وہ اپنا بچا ہوا کام مکمل کر سکے، مگر جب کمرے میں کسی قسم کی ہلچل نہیں ہوئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آنا، جب وہ نہیں بولی تو ہیر نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی جہاں ایک وجود اس کی جانب اپنے قدم بڑھا رہا تھا،
जिसका चेहरा ब्लैक हुडी में छुपा हुआ था और वो ब्लैक ही जीन्स और शूज पहने हुए था। खौफ से उसका हलक खुश्क हुआ और वो अपने बेड से उतरकर कॉर्नर में जा लगी और अभी अभी मूवी देखने की वजह से उसके ख्यालात उसके जहन में घूमने लगे, जैसे कोई जिन या चुड़ैल इस पल उसका शिकार करने आया है। ओह मेरे खुदा, प्लीज़ मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में बहुत रायता है, लेकिन प्लीज़ अभी मरने के लिए उम्र बहुत छोटी है। मुझे जीना है, अभी तो बहुत कुछ करना है। मुझे भूख लगी है, पिज़्ज़ा भी खाना है। प्लीज़ एटलीस्ट मुझे कुछ खाने का तो मौका मिलना चाहिए। वो आंखें ज़ोर से बंद करके ज़ेरे लब बड़बड़ाने लगी, लेकिन जैसे ही उसके कान में किसी के हंसने की आवाज़ टकराई तो उसके ख्यालों को ब्रेक लगी। ओह माय गॉड बेम्बोला, मैं तुम्हारा क्या करूं? वो शख्स हंसते हुए कहकर अपना हुड सर से उतारने लगा। बेम्बोला, वो खुद से बड़बड़ाकर शौक से उसकी तरफ देखने लगी, जो शरारत भरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। तुम? वो एकदम उसके करीब आकर अपनी उंगली उसके सीने की जानिब करते हुए गुस्से से बोली, जिस पर हसाम मुज़हका खेज मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा कर दीवार के साथ अपनी पुश्त लगाकर अपने बाजू सीने पर लपेट गया। जी बिल्कुल मैं, वो मज़े से बोला। तो हीर उसे घूरते लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अंदर कैसे आए हो? तुमने तकरीबन मुझे हार्ट अटैक दे दिया था। वो झंझलाते हुए बोली। सॉरी, मुझे लगा इतनी ट्रेनिंग के बाद तुम बहादुर हो गई हो, लेकिन तुम आज भी वही मासूमियत का पैकर हो। वो मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर हीर आंखें घुमाकर रह गई। जिसका फायदा उठाने में तुम रॉयल्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तल्ख लहजे में बोली तो हसाम के चेहरे से शोखी पल में गायब हुई थी। खैर ये सब छोड़ो, बस इतना बताओ तुम अंदर कैसे आए हो और क्यों? वह संजीदगी से पूछने लगी। मेरे अपने सोर्सेज हैं और मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। यूनी में तो तुमने मुझे ऐसे इग्नोर किया है जैसे मैं कोई खतरनाक बीमारी हूँ, इसलिए बस यहाँ चला आया हूँ। वह कंधे उचकाते हुए बोला। और तुम्हें किसने कहा अब मैं तुमसे बात करूंगी? वो सर्द लहजे में बोली। तुम्हारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। वो पुरसुकून लहजे में बोला, जो हीर के तन बदन में आग लगा गया। मेरे पास रास्ता है और निकलो यहाँ से इसी वक्त। वो तपे हुए लहजे में बोली। मैं कहीं नहीं जा रहा और ना ही तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है। वो आराम से कहकर उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा, जिस पर हीर ने जल्दी से बैक का एक स्टेप लिया। एक मिनट, तुम क्या करने की सोच रहे हो? वो एक साथ दो कदम पीछे लेते हुए पूछने लगी, मगर वो जल्दी से आगे बढ़कर उसे उठाकर अपने कंधे के ऊपर डाल गया, जिस पर वो बौखलाकर उसकी पुश्त पर मुक्के बरसाने लगी कि वो उसे नीचे उतारे। हसाम वजदान, मुझे नीचे उतार दो वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। उसके कहने पर वो खिलखिलाकर हंसने लगा। फिर उसने उसे बेड के ऊपर लेटाया। इससे पहले वो जल्दी से उठती, हसाम ने उसके ऊपर होकर उसके इर्द गिर्द अपने हाथ रख दिए, जिस पर वो बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि उसने हसाम से ऐसी हरकत की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। अब मेरी बात सुनो, आखिर सुनो तो सही मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब हीर होश में आकर उसके सीने पर मुक्के मारते हुए उसके हसार से निकलने की कोशिश करने लगी, तो हसाम ने उसके दोनों बाजुओं को उसके सर पर ले जाकर उन पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए कहा, लेकिन वो गिरफ्त बस इतनी ही सख्त थी जिससे वो हर्ट ना हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो हया और गुस्से के मिले जुले तासुरात में बोली। हीर, नहीं। सुनो तो। नहीं, मेरी तरफ देखो। जब वो नम होती आंखों से अपना चेहरा दूसरी जानिब कर गई, तो वो बेबसी से बोला। नहीं, वो भीगे लहजे में बोली, साथ उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि उसके सामने इतनी आसानी से कमजोर कैसे पड़ सकती है। तो तुम एक बार मुझे नहीं सुनोगी? आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो एक हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़कर दूसरे से उसका रुख अपनी जानिब करके उसकी आंखों से आंसू चुनते हुए बोलने लगा, जिस पर वो शिद्दत से ना में सर हिलाने लगी, क्योंकि कुछ बोलने की सकत उसमें नहीं थी। हीर, हसाम, मैं नहीं सुनूंगी। कल जितनी तुमने मेरी तजलील की है मेरे लिए वही काफ़ी है। तुम वापस से सॉरी बोल कर क्या नई प्लानिंग कर रहे हो? तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करते हो कि मुझे ऐसा रोता देखकर तुम्हें सुकून आता है? वो आंखों में नमी लिए पूछने लगी, जबकि उसका वजूद हल्का हल्का कपकपाने लगा, जिस पर हसाम ने बेबसी से उसकी तरफ देखा और उसे छोड़कर उससे दूर हुआ। बताओ ना हसाम, मुझ में क्या खामी है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ? ऐसी क्या कमी है मुझ में जो तुम्हारा ये पत्थर दिल मेरे लिए नहीं धड़कता? वो सिसकते हुए उससे पूछने लगी, जबकि वो हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। हीर मेरी। नहीं, तुम बस इतना बताओ मैं इतनी बुरी हूँ
کہ तुम सिर्फ मेरे लिए अपने दिल में नफरत का जज्बा रखो। हसाम, क्यों करते हो मुझसे इतनी नफरत कि तुम्हारा दिल मुझे सिसकते, तड़पते और पल पल मरते देखने को चाहता है। वो अपना चेहरा हाथों में छुपा कर रोते हुए उसके बोले अल्फाज दोहराते हुए बोली, जो किसी हथौड़े की तरह हर पल उसके जहन पर वार कर रहे थे। ऐसा नहीं है, इसी की तो वजाहत देना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे सुन ही नहीं रही हो। वो उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़कर उसके आंसू अपने हाथों से चुनते हुए बोला, जाओ प्लीज यहाँ से। वो उसका चेहरा अपने हाथों से झटकते हुए बोली, क्योंकि अब उसे उसके कहे किसी भी लफ्ज पर यकीन नहीं था। लेकिन हीर, मेरी बात। हसाम, जाओ। अब की बार वो थोड़े सख्त लहजे में बोली तो हसाम अजियत से अपनी आंखें बंद कर गया और उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मुझे तुमसे नफरत नहीं है हीर, तुम इतनी प्यारी और मासूम हो, कोई भी इंसान तुमसे नफरत नहीं कर सकता। वो दरवाजे पर रुक कर बगैर उसकी तरफ देखे कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी रखेल रखना पसंद ना करूं, क्योंकि मैं इस दुनिया में किसी भी लड़की को इस ओहदे पर बर्दाश्त ना करूं। तुम तो फिर मेरी हीर हो, सिर्फ मेरी हीर, जिसका रुतबा और ओहदा बहुत ऊंचा है। मैंने तुम्हें बेहया कहा क्योंकि तुम्हें तुम्हारे शोहर ने एक शख्स से मिलने से मना किया था, लेकिन तुम उसके कहे को टाल कर उसी एक आदमी की बाहों में डांस करती हुई मिली तो उसका बस दिमाग घूम गया और ये कह दिया, मैंने तुम पर आज तक कभी किसी लड़के से मिलने पर पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन उसके वजूद में मुझे खतरे की बू आती है जो तुम नहीं समझ पा रही हो। मैंने शादी जबरदस्ती जरूर की थी, लेकिन तुम्हें मिशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इस सब के पीछे तुम्हारी भलाई छुपी है और तुम्हारे साथ गुजारा हर पल सच्चा था जिसे मैंने तुम्हारे साथ जिया है। वो कहते हुए अपने सर पर हुड डाल गया, जबकि हीर भीगती आंखों से उसकी पुश्त को देखने लगी, क्योंकि वो बस हैरत में गुम हुई सिर्फ उसे सुन रही थी और कुछ बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी, जैसे ये कोई ख्वाब हो जो उसके बोलने से टूट जाए। आखिर बात में मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, इसकी वजह तुम्हें सिसकते और रोते हुए देखना नहीं है, बल्कि मैं खुद हूँ। तुम्हारे मामले में मैं बहुत सेल्फिश हो गया हूँ, इसलिए तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। तुमसे दूरी मतलब मेरी मौत से बदतर जिंदगी जो मैं होने नहीं दूंगा। अगर मुझसे छुटकारा चाहिए तो मेरे मरने की दुआ किया करो। खुदा की कसम, सिर्फ ये मौत ही तुम्हें मुझसे अलैदगी दिला सकती है। वो कहकर बगैर पीछे देखे वहां से चला गया, जबकि वो अपने चेहरे को हाथों में छुपा कर शिद्दत से रो दी। आने वाले कुछ दिन हीर और हसाम दोनों ने ही एक दूसरे को इग्नोर किया। हीर का दिल कह रहा था वो हसाम के कहे हर अल्फाज पर आंखें बंद करके ईमान ले आए, मगर उसका दिमाग उसकी मुकम्मल मुखालिफत कर रहा था। वो उसे वॉर्न कर रहा था कि ये फिर से कोई नया जाल और गेम हो सकती है, इसलिए दो मीठी बातों में मत आओ। यही वजह थी उसने हसाम से बात नहीं की थी, क्योंकि वो दिल और दिमाग की जंग में पिस कर रह गई थी, जबकि दूसरी तरफ हसाम उसे कुछ वक्त दे रहा था ताकि वो संभल जाए और अपनी रजामंदी से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। हीर की पुरजोश आवाज सबके एयर पीसीज से टकराई। क्या हो गया है, क्या निकला इस फाइल से, कोई काम की खबर है भी या नहीं? सबके मुख्तलिफ सवाल उसके कानों से टकराए। रिलैक्स गाइस, हाँ मैंने कंप्यूटर लैंग्वेज हल कर ली है और इसमें इंफॉर्मेशन मौजूद है, हीर ने सबको तसल्ली देते हुए कहा। ठीक है, तुम स्कॉट के साथ मेंशन में आ जाओ, फेस टू फेस ही इस बारे में बात करते हैं, हाजिक ने संजीदगी से कहा। तो वो उससे हामी भर कर कॉल बंद कर गई। ठीक 15 से 20 मिनट के बाद वो स्कॉट के साथ मेंशन में मौजूद थी और इस वक्त सब के सब गोल मेज कॉन्फ्रेंस की शक्ल में बैठे हीर के बोलने का इंतजार कर रहे थे। हीर, बोलो भी, आखिर क्या मिला है? शाजिम ने बेसब्री से पूछा। इसमें सिर्फ 2 नंबर्स मौजूद हैं जो 4 हिंदसों पर मुश्तमिल हैं और साथ एक जुमला लिखा हुआ है। वो सबको अपनी नज़र में रखते हुए बोलने लगी। और वो क्या है? वो जब से यहाँ आई थी हसाम ने पहली बार उससे बात की थी। 2 नंबर्स 2203 हैं, जबकि जुमला अल्फा जल्द ही मर जाएगा, जिसकी वजह से इसका पीक बगैर किसी लीडर के रहेगा। वो आम से लहजे में बोली तो सब ये अल्फाज अपने मुंह में दोहरा कर उसका जायका चखने लगे। अल्फा विल डाई सोन, व्हाट द हेल डज इट मीन? शाजिम ने जेरे लब बड़बड़ाया। वोल्फ की दुनिया में अल्फा अपनी राया का लीडर होता है, हसाम ने पुरसुकून लहजे में कहा। तो सब उसकी तरफ देखने लगे। और हमारी दुनिया में टाया अबू हमारे लीडर हैं, हाजिक ने आहिस्तगी से कहा, जो मामुश्किल ही इन सब के कानों तक पहुंचा।
وہ لوگ بوس کو مارنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ اشال کی کھوئی کھوئی سی آواز سب کے کانوں سے ٹکرائی۔ اور ڈاکومنٹ میں جو نمبر شامل ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ کوئی کنیکشن ہوگا یا پھر وہ ایسے ہی ہیں؟ ایرک نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، کیا تم لوگوں کے ذہن میں کچھ ایسے ہندسے آتے ہیں جو بالکل ایسے ہی ہوں؟ ادھر سے ہمیں کچھ پتہ چل سکتا ہے، ہیر نے سوچتے ہوئے کہا، جس پر سب ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے، مگر کسی کے دماغ میں کچھ نہیں آیا تو حاذق جو ہیڈ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ میں بابا سے رابطہ کر کے انہیں اس معلومات کے بارے میں بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے انہیں کچھ ان کوڈ ورڈز کے بارے میں پتہ ہو۔ حاذق نے اپنے موبائل پر وہاد صاحب کا نمبر ڈائل کیا۔ اور ہاں ہیر، ابھی تمہیں اور پریشانیاں پیدا کرنی ہیں تاکہ تم واپس سے اس کمپیوٹر تک رسائی حاصل کر سکو۔ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی اور انفارمیشن بھی مل جائے۔ وہ کہہ کر بغیر اس کے جواب کا انتظار کیے اپنے کان سے فون لگا کر وہاں سے چلا گیا۔ ساتھ اس نے حسام کو باہر آنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی کرسی سے اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ ایرک بھی ایک اسائنمنٹ کی وجہ سے جو اسے کل جمع کروانی تھی اسے مکمل کرنے اپنے روم میں چلا گیا۔ تو پھر یہاں سب کیسا جا رہا ہے؟ اشال نے ہیر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ گڈ، سب کچھ بہت اعلیٰ جا رہا ہے۔ میں نے اپنی ایک دوست بنائی ہے جو بہت امیزنگ ہے۔ دل کرتا ہے ہر پل اس سے بات کروں، اپنی زندگی اس کے ساتھ شیئر کروں۔ اس کے الفاظ پر اشال نے تکلیف سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جیلسی دیکھ کر ہیر کے دل کو سکون پہنچا۔ اس کی آنکھیں بالکل تمہارے جیسی ہیں، لیکن وہ ان لوگوں سے بہت زیادہ یقین کے قابل ہے جنہیں میں جانتی ہوں۔ وہ مزید طنزیہ لہجے میں بولی، انف از انف، واٹ از یور پرابلم ہیر؟ تم یہ سب جان بوجھ کر کر رہی ہو، تمہارا ارادہ مجھے ہرٹ کرنے کا ہے، لیکن تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اشال نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات میں کہا۔ او سوری، ایکچولی بعض ٹائم سچ کڑوا ہی لگتا ہے، وہ دو ٹوک لہجے میں بولنے لگی، اور یہ سب میں نے تم سے ہی سیکھا ہے۔ ابھی تمہیں احساس نہیں ہے، جب کوئی تمہارا دوست تمہاری پشت پر وار کرے گا تب تمہیں میری بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ کہہ کر اپنی کرسی سے اٹھ گئی اور اپنی شرٹ سے اندیکھی ڈسٹ جھاڑنے لگی۔ میں نے کبھی تمہاری پیٹھ پر خنجر نہیں کھونپا، اور نہ ہی میں ایسا کرنے کا کبھی سوچ سکتی ہوں۔ میری نیچر ایسی نہیں ہے کہ میں اپنوں کی پشت پر وار کروں، اور تم انہی میں آتی ہو۔ یو آر مائی بیسٹ فرینڈ، وہ جھنجھلاتے ہوئے سچائی کا مظاہرہ کرتی ہوئی بولی، جس پر ہیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ بس بھی کرو اشال، مجھے پتا ہے میری تمہاری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے اپنا یہ ناٹک بند کرو۔ تمہیں شاید اپنے کہے کچھ الفاظ یاد رکھنے چاہیے، ہو سکتا ہے پھر تمہیں میری بات سمجھ آ جائے۔ جب اس نے اشال کی آنکھوں میں نہ سمجھی دیکھی تو وہ اس کے قریب جا کر آخری لائن کا ہر لفظ چبا چبا کر بولی، اور بغیر اس کی سنے وہاں سے نکل گئی، جبکہ اشال نے غصے سے پاس پڑی پانی کی بوتل زمین پر پٹخ دی اور واپس کرسی پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ ہیر کو اپنی دل سے دوست مانتی تھی اور اس کی اچانک یہ بے رخی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ ہیر جب صحن سے گزر کر پارکنگ کی جانب جانے لگی تو وہاں حسام کو بینچ پر بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم کچھ پل کو رکے، مگر پھر وہ اپنا سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ہیر، ہم دونوں کے درمیان چیزیں کب واپس سے نارمل ہوں گی؟ وہ جو اپنے دھیان سے جا رہی تھی، اچانک سے حسام کو اپنے برابر چلتا دیکھ کر اس کے قدموں کو بریک لگی۔ ہمارے درمیان کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو نارمل ہو جائے، وہ بغیر اس کی جانب چہرہ کیے بولی۔ اس دن تمہارے روم سے نکلتے ہوئے جو میں نے تم سے کہا تھا، کیا وہ تم نے نہیں سنا؟ وہ امید کر رہی تھی وہ اس بارے میں بات نہیں کرے گا، لیکن اسے ڈائریکٹ اسی بات پر آتا دیکھ کر اس نے اپنے لبوں کو دانتوں سے ہلکا سا کچلا۔ جواب دو۔ جب اس کی جانب سے خاموشی کا دورانیہ زیادہ ہونے لگا تو حسام نے پھر سے پوچھا۔ میں نے سنا، وہ اس کی طرف دیکھے بنا بولی۔ اور تمہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا؟ نہیں۔ اس کے جھوٹ پر حسام نے اس کی طرف ایک قدم مزید بڑھایا اور ان دونوں کے درمیان کا بس تھوڑا سا فاصلہ باقی رہنے دیا۔ پیچھے ہٹو، اس نے تقریباً اس سے بھیک مانگی، مگر اس نے جو تھوڑا فاصلہ چھوڑا تھا وہ بھی ایک اور قدم لے کر ختم کر دیا، جس پر ہیر نے جلدی سے 2 قدم پیچھے لینے چاہے، مگر وہ اسے اس کا موقع دیے بغیر اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کے لبوں پر جھکا اور ان پر دھیرے سے اپنا لمس چھوڑا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ ہیر کو بھی کچھ پل کے لیے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ جب وہ ہوش میں آئی تو لال گلابی ہوتی اس کے سینے پر پنچ مار کر اس سے دور ہوئی۔
एक बार कह दो कि तुम्हारा दिल वो जज्बात महसूस नहीं करता जो मैं करता हूँ, तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो उसको वापस से कमर से पकड़कर खुद की तरफ खींचते हुए बोला, साथ उसके चेहरे को देखने लगा, जहाँ मुख्तलिफ रंग बिखरे हुए थे, जबकि हया से पलकें भी झुकी हुई थीं। नहीं, मुझे अब तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं होता। उसने मजबूत लहजे में झूठ बोला। बेशक ये कहते हुए उसे कितनी तकलीफ सहनी पड़ी थी, लेकिन वो चाहती थी हसाम बस चला जाए। झूठ, तुम मुझे फ़ील करती हो, इसका गवाह तुम्हारे चेहरे पर बिखरे रंग हैं। वो बेचैनी से बोला, मेरा नहीं ख्याल और ना ही तुम मेरे लिए कुछ महसूस करते हो। उस दिन भी जो तुमने कहा वो सब झूठ था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में इतनी आसानी से आ जाऊंगी कि तुम आराम से मुझे बेवकूफ़ बना जाओ? उसने अब की बार तल्खी से कहा, तो वो उसकी आंखों में देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर हो गया। तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम मेरी ख्वाहिश हो। वो बेयकीनी से पूछने लगा, बिल्कुल नहीं। तुम मुझे जितना स्टूपिड समझते हो उतनी भी नहीं हूँ। इस बात पर वो कुछ पल सिर्फ उसे देखता रहा। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर कुछ भी जुबान पर नहीं आया तो वो अपना मुंह बंद कर गया। उसने वापिस से कोशिश की मगर फिर नाकामी हुई। तुम ठीक कह रही हो। कुछ लम्हों की दिक्कत के बाद वो बोला, व्हाट? तुम ठीक कह रही हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं करता। पहले ही जो इतना ड्रामा चल रहा था उसमें बस नमक मिर्च छिड़क रहा था ताकि फ्रेश रहे। वो नरमी से हंसते हुए बोला, तो हीर जानती थी वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके अल्फाज पर उसका दिल टूटा था, क्योंकि उसने दिल के किसी कॉर्नर में हसाम के अल्फाज सच होने की दुआ मांगी थी। वो कुछ पल उसके चेहरे को देखती रही, जो अब सुकून से उसका रास्ता छोड़कर दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया था। वो अफसोस से ना में सर हिलाकर आगे बढ़ गई। हीर, रुक जाओ यार, लंच का टाइम है, करके ही जाना। हाजिक जो बाहर गार्ड्स से कुछ बात करके अंदर आया था, सामने से हीर को आता देख कर बोला, नहीं, मैं हॉस्टल जा रही हूँ, वहाँ जाकर ही कुछ खाऊंगी। वो तहम्मुल से बोली, हाजिक मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ अंदर जाकर ज़रा फ्लावर को कह दो खाना बना दे। हसाम ने उसके करीब आकर कहा, जिस पर हीर आंखें घुमाकर आगे बढ़ गई, जबकि हाजिक ने आईब्रो झुकाकर उसकी तरफ देखा, जो उसे अंदर जाने का इशारा कर रहा था। वो ना में सर हिलाकर बगैर कुछ कहे आगे की तरफ बढ़ गया। तुम कहाँ जा रही हो? वो जो टर्न लेकर सामने मौजूद पार्किंग एरिया की तरफ कदम बढ़ाने लगी थी, हसाम के अचानक से बाजू पकड़कर रोकने पर वो एकदम बौखलाई और फिर उसे गुस्से से घूरने लगी। हॉस्टल, क्यों तुम्हें अब सुनाई भी देना बंद हो गया है? वो चिढ़ते हुए बोली। ओके, तुम कैसे जाओगी? इसके अल्फाज पर हीर का दिल किया अपना सर दीवार में दे मारे। हसाम, तुम्हारा मसला क्या है? अब तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे हमारी कुछ लम्हे पहले फाइट ही ना हुई हो, जैसे तुमने मुझसे कभी कुछ कहा ही ना हो। कसम से तुम मुझे पागल कर दोगे। यकीन जानो, अगर तुम मेरे साथ ऐसे ही रहे तो मैं कुछ दिनों में मेंटल हॉस्पिटल एडमिट हो जाऊंगी। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? एक लम्हे पहले तुम मुझे इतनी वहशत ज़दा करने वाली बातें कह रहे थे और अब तुम मुझे हॉस्टल तक छोड़ने का मशवरा दे रहे हो। तुम्हारे इस दिमाग के साथ कुछ मसला है क्या? वो इसके दिमाग पर अपनी उंगली रखकर तकरीबन आग बगोला होते हुए कहने लगी, ठीक है, हर इंसान का दिमाग कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड होने के साथ साथ एक पजल है, ऐसी पजल जो कोई साइंटिस्ट भी हल ना कर सके। कसम से मुझे कभी कभी लगता है तुम्हारे दिमाग के पुर्जे ही अल्लाह ने उल्टे फिट किए हैं। मैंने कुछ भी वहशत ज़दा करने वाला नहीं कहा। मैंने बस इतना कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं करता, जिसका दावा तुमने बज़ाते खुद किया था। बस तुम्हारे कहे अल्फाज दोहराए थे। दूसरी बात, मैंने तुम्हें हॉस्टल छोड़ने की ऑफ़र नहीं दी, बस इतना पूछा किसके साथ जा रही हो। इसके अल्फाज पर हीर का सर तकरीबन चकराने लगा। अगर उसे मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं है तो मेरे पीछे पीछे क्या लेने आया? क्या इस शख्स के पास मुझे टॉर्चर करने के अलावा कुछ नहीं है? वो उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखते हुए सोचने लगी, क्या किया है मैंने? तुम क्यों कर रही हो ये सब? वो सर्द लहजे में बोली। क्या? वो न समझी से पूछने लगा। यही मुझे टॉर्चर करना? क्या मैं इतनी नापसंद हूँ कि तुम नए नए तरीकों से मुझे हर्ट करते हो? मैंने तो कभी नहीं कहा तुम मुझे नापसंद हो। वो उसके करीब आकर उसकी गाल को अपने हाथों की पुश्त से सहलाते हुए बोला, जो हीर बेदर्दी से दूर झटक गई। तुम वैसे ही खुद को आसान टारगेट बना लेती हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरे अल्फाज की गहराई को जानो तो कभी मुझे खुद से दूर करने का ना सोचो।
वह हाथ की जानिब इशारा करते हुए बोला, जो हीर ने कुछ देर पहले झटक दिया था, जिस पर वो उसे घूरते हुए बगैर कोई जवाब दिए अपनी कार की जानिब बढ़ गई। और इस बार हसाम ने भी उसे नहीं रोका। वो सिक्योरिटी टीम के साथ अपने हॉस्टल की जानिब चली गई, तो वो भी सांस खींचकर वापस मेंशन की जानिब बढ़ गया। वो सीधा मीटिंग रूम में गया, जहां इशाल अभी भी काफी परेशान बैठी हुई थी। क्या हुआ है, ऐसी क्यों बैठी हो? इससे पहले वो उससे पूछता, शाजिम ने कमरे में दाखिल होकर पूछा, जो अभी अभी हाजिक से बात करके आ रहा था। तुम्हारी बहन, कसम से उसमें इतनी अकड़ आ गई हुई है ना, कि सामने वाले की बिला वजह इंसल्ट करके चली जाती है। पता नहीं उसकी प्रॉब्लम क्या है। जब भी बात करती है ऐसा लगता है सुरख मिर्चें उसने चबाई हुई हैं। वो गुस्से से बोली, तो हसाम और शाजिम उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। कसम से पहले वो ऐसी नहीं थी। वो खुशी से हम सबको अपनी जिंदगी में कबूल कर रही थी। लेकिन जब मैं उसे बॉस के मेंशन में लेकर गया, तो सब बदल गया। पता नहीं उसके बाद उसे क्या हो गया है। मुझसे भी पहले की तरह हंसी मजाक नहीं करती। समझ नहीं आता ऐसा क्या बदल गया है। एक मिनट, तुमने कहा बॉस के मेंशन, तुम उसे किस दिन वहां लेकर गए थे? हसाम ने एकदम नुक्ते मिलाए थे। उसके दिमाग में भी हीर के अल्फाज अभी ताज़ा थे कि वो उसे मिशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मुझे प्रॉपरली याद नहीं है। यही कोई मौसम सरमा के आखिर में। ओ कम ऑन यार, मैंने एग्जैक्ट तारीख पूछी है, वो बताओ। तुम बता सकते हो, कोशिश तो करो। ओके ओके, रिलैक्स। मैं उसे नानी माँ से मिलवाने लेकर गया था, उस दिन जब तुम अपनी ट्रिप से वापस आ रहे थे। और वहाँ क्या हुआ था, मुझे पूरी तफसील चाहिए। जब उसे सारे डॉट्स सही जगह जाते हुए लगे, तो वो बेसब्री से बोला, हम नानी माँ के साथ बात कर रहे थे, फिर वो वॉशरूम में गई। जब वापस आई तो उसका चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ा हुआ था, और उसने आते ही घर वापस जाने का हुक्म जारी किया, और मैं उसे लेकर चला गया। शाजिम ने उस दिन को याद करते हुए सब बता दिया। डैम इट! हसाम ने गुस्से से कहकर करीब ही दीवार पर जोर से पंच दे मारा। तुम्हें क्या लगता है हीर ने उस दिन सब सुन लिया था? इशालबा मुश्किल बोल पाई। ऑफ कोर्स, इसीलिए वो उस दिन मुझसे रिश्ता खत्म करने का बोल रही थी। और मैं जानता हूँ ये सब कोई इत्तेफाक नहीं होगा, बल्कि बड़े पापा का कोई सोचा समझा प्लान होगा। उन्होंने जानबूझकर ये किया है, ताकि हीर हमसे दूर होकर और भी कॉन्फिडेंट और बहादुर हो जाए। वो लोगों पर डिपेंडेंट ना करें, बल्कि खुद रास्ते बनाएं। हसाम ने सोचते हुए कहा, लेकिन हम ये सब कैसे ठीक करेंगे? मेरी दोस्त है वो, मुझे वापस चाहिए। आई रियली लाइक हर। इशाल मनमनाई, हम सब ठीक कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए उसे उसके हाल पर छोड़ दो। हम जितना यकीन दिलाएंगे, वो उतनी बेएतबारी दिखाएगी। मैं उसे मनाऊंगा ज़रूर, लेकिन अपने तरीके से। तब तक तुम उसकी फ़िक्र छोड़ो, और जो हमारे आसपास मसाइब खड़े हैं उन पर फोकस करो। वो दो टोक लहजे में कहकर वहां से चला गया। कोई मुझे बताएगा आखिर यहाँ क्या हो रहा है? शाजिम, जो तब से नासमझी से उन दोनों को सुन रहा था, फाइनली बोला। बाद में शाजिम, अभी मुझे जाना है। ईशाल कहकर जल्दी से वहां से चली गई। व्हाट्सअप? हीर ने पीछे मुड़कर देखा तो हंटर वहां खड़ा था। तुम कहाँ से टपक पड़े हो? तुम कोई भूत हो, कोई माइंड रीडर, या फिर कुछ और? वो आईब्रो उचका कर पूछने लगी। काश मैं माइंड रीडर होता, इस तरह कम से कम मुझे अंदाजा तो होता तुम्हारे इस दिमाग में क्या चल रहा है। वो मुस्कुराते हुए बोला, मेरे जहन में चलते ख्याल जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है, तुम इनसे दूर ही रहो। क्या ये ख्यालात रॉयल्स फैमिली के बारे में हैं? उसने संजीदगी से पूछा, जबकि उसकी आंखों में सख्ती आ समाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ न्यू आई हूँ और इन लोगों से इससे पहले कभी भी नहीं मिली। हीर ने सफाई से झूठ बोला। बी केयरफुल हेलिना, इस फैमिली के मेंबर्स बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। ये दूसरे लोगों के इमोशंस और फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं करते। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इन लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहो। तुम जितना इनके करीब जाओगी, वो उतना ही तुम्हें हर्ट करेंगे। वो उसे समझाते हुए बोला, तुम्हें कैसे बताऊं, मैं पहले ही उनकी फैमिली का हिस्सा बन चुकी हूँ, और वो लोग इमोशनली कितनी तकलीफ देते हैं, ये भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। वो दिल ही दिल में बोली, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? वो अपनी सोचों से बाहर निकलकर उससे पूछने लगी, मैं ये सब अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। तुम एक अच्छी लड़की हो, मैं नहीं चाहता तुम इन लोगों में पढ़कर किसी मुश्किल को अपने गले लगाओ। वो इसे वॉर्न करता हुआ बोला, जिस पर हीर अपनी आंखें घुमा कर रह गई। वो पहले ही इतनी मसाइब को अपने गले लगा चुकी है, भला अब मशवरा देने का क्या फायदा।
और साथ ही उसके ख़यालात हसाम की जानिब चल पड़े कि अगर उसने उसे हंटर के साथ देख लिया तो पता नहीं अब की बार क्या करेगा। तुम ठीक हो? जब उसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया तो हंटर ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस हॉस्टल जाकर कुछ देर रेस्ट करना चाहती हूँ। उसने जल्दी से बोला तो हंटर को इसकी बात पर यकीन तो नहीं आया, लेकिन उसके हाँ में हाथ सर हिलाया। ओके स्वीट फ्रेंड, बाय, टेक केयर। वो उसके गाल खींचकर आगे बढ़ गया जबकि वो शौक से अपनी गाल को छूने लगी। साथ ही शर्मिंदगी से उसके गाल दहकने लगे। हीर ने जोर से लैपटॉप को बंद कर दिया। अगर उसे पता होता ये मिशन इतना मुश्किल होगा, वो कभी इसको करने में हामी ना भरती। हीर एक बार फिर से प्रिंसिपल के ऑफिस में मौजूद थी और इस बार उसे वहां बैठकर अपने असाइनमेंट मुकम्मल करने का कहा गया था। इसलिए आज वो आराम से कंप्यूटर में मौजूद फाइल्स तक रसाई हासिल कर सकती थी। कुछ देर पहले इकॉनमी की क्लास में हुआ इंसिडेंट याद करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरने लगी। जहां टीचर का चेहरा देखने वाला था जब उसके सर पर वाटर बलून फटा था, और उससे भी ज्यादा फनी वो मंजर था जब तमाम बच्चे मुंह खोले हीर की तरफ देख रहे थे। जब वो सुकून से आगे बढ़कर अपना किया कारनामा कबूल कर रही थी। ये मिशन कुछ कर रहा हो या ना हो, लेकिन हीर को उसके शेल से आहिस्ता आहिस्ता जरूर निकाल रहा था। हीर ने हंसते हुए इस मेमोरी को झटका और वापिस से लैपटॉप चलाकर सामने मौजूद फाइल हैक करने की कोशिश करने लगी, मगर वो हो ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से उसे पक्का यकीन हो गया था इसमें ज़रूर कुछ ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है। 40 मिनट के बाद लंच ब्रेक हुई तो हीर की उंगलियां मजीद तेजी से लैपटॉप पर चलने लगीं, क्योंकि उसका मतलब था प्रिंसिपल साहब किसी भी लम्हे ऑफिस में मौजूद होंगे। आई एम सॉरी मिस एवानियो, मुझे आपको यहाँ अकेले छोड़कर जाना पड़ा। एक्चुअली मुझे एक इमरजेंसी काम आ गया था, बस उसे ही डील कर रहा था। मुझे उम्मीद है आपने अकेले होने का फ़ायदा उठाकर अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर ली होगी। मिस्टर हैरिसन ने अपनी ऑफिस चेयर संभालते हुए कहा, जिस पर हीर अपनी आंखें घुमाकर डेस्क से अपनी चीज़ें समेट कर उठ गई, क्योंकि वो जानती थी ये इमरजेंसी हाजिक ने पैदा की होगी ताकि वो उधर प्रिंसिपल को मसरूफ़ रख सके और यहाँ वो अपना काम आराम से मुकम्मल कर सके। अगर आपको लगता है यहाँ फैंसी ऑफिस में तन्हाई में कुछ वक्त गुजार कर मेरा रवैया तब्दील हो जाएगा तो आई एम सॉरी सर, आप गलती पर हैं। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें अपनी यूनि से निकाल दूँ, मगर मगर मेरे पेरेंट्स जितनी रकम यहाँ दे रहे हैं, अफसोस आप नहीं करोगे। मुझे भूख लगी है, जाकर लंच करना चाहती हूँ। ये चार दीवारी देख देख कर पहले ही मेरा दिमाग बहुत घूम रहा है। वो उनके अल्फाज को दरमियान में ही काटते हुए एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोली, जिस पर वो गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गए, जबकि वो परवाह किए बगैर दरवाजे की जानिब बढ़ गई और जोर से उसे बंद करके वहां से निकल गई। ऑफिस से निकलते ही उसने दीवार के साथ अपनी पुश्त लगाकर लंबे लंबे सांस लिए। जब वो थोड़ी नॉर्मल हुई तो कैफेटेरिया की जानिब बढ़ गई। कैफेटेरिया में पहुंचकर सामने का मंजर देखकर उसका अब की बार सचमुच दिमाग खराब हुआ था। जहां एक टेबल पर सभी रॉयल्स और उनके साथ शाजिम मौजूद था, लेकिन दिमाग खराब होने वाली बात यह नहीं थी, बल्कि वो ब्लॉन्ड लड़की थी जो हसाम के कंधे पर हाथ रखकर उसके कान की जानिब झुकी मुसलसल हंस हंस कर सिरगोशियां कर रही थी। आखिर इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है? कल तक इसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ चुकी थीं, मेरे बगैर रह नहीं सकता था। अब ये सब क्या है? ऊपर से उस दिन उस शख्स ने मुझ पर अपना हक जताने के लिए इस बेचारे हंटर को इस कदर पीटा था कि अभी भी उसके चेहरे पर निशान है। आज मैं तुम्हें बताती हूँ जो अपना होता है उस पर हक कैसे जताते हैं। वो जेरे लब बड़बड़ा कर गुस्से से आना के करीब से गुजर कर उनके टेबल की जानिब बढ़ गई, जबकि आना परेशानी से उसे जाता हुआ देखने लगी। हीर ने करीब जाकर उस लड़की को देखा जो हसाम से बात कर रही थी, मगर हसाम का सारा ध्यान अपने खाने की तरफ था और कभी कभार उसकी बात पर हाँ में सर हिला देता था। हीर ने झटके से उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और अब वो दोनों फेस टू फेस खड़ी थीं। आज मैं सुबह से ही बहुत गुस्से में हूँ और कोई चीज़ ढूंढ रही हूँ जिस पर मैं अपना सारा गुस्सा निकाल सकूं। इसलिए खुद पर थोड़ा रहम खाओ और इस टेबल से गायब हो जाओ, वरना यकीन करो तुम मेरा बेस्ट पंचिंग बैग होगी। वो बेदर्दी से इस ब्लॉन्ड लड़की का बाजू दबाते हुए बोली। हसाम देखो, ये मुझे हर्ट कर रही है। उसने हसाम की तरफ देखते हुए दर्द भरी आवाज में कहा, प्लीज ये बिल्लियों के झगड़े से मुझे तो दूर ही रखो। वो हवा में अपना हाथ सरेंडर करते हुए कंधे उचका कर बोला और वापिस से खाने में मसरूफ हो गया।
ایک بار میں تمہاری اس لٹل بچ سے نمٹ لوں، اس کے بعد تمہارے ساتھ ڈیل کرتی ہوں، مسٹر ہیپوکریٹ، ہیر پتھریلے لہجے میں بولی۔ اس کے الفاظ پر حسام کے ہاتھ کچھ لمحوں کے لیے رکے۔ ایشال نے اٹھ کر ان دونوں کا جھگڑا ختم کروانا چاہا، مگر حسام نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور خود اٹھ کر ان دونوں کو علیحدہ کر کے درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ جاؤ سائش، میں تمہیں بعد میں کال کروں گا۔ لیکن حسام، اس لڑکی نے اپنے چہرے پر ہلکا سا پاؤٹ بنا کر احتجاج کرنا چاہا، جس پر ہیر کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ اس لیے اس نے اس کا منہ نوچنے کے لیے اس تک پہنچنا چاہا، مگر حسام نے اسے وارن کرتی سرد نگاہوں سے دیکھا، جس پر وہ آئی برو اچکا کر اسے چیلنج کرتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں کہاں جاؤں؟ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی، جس پر وہ لڑکی ہچکچاتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم لینے لگی۔ اور ہاں حسام کی تمہیں کوئی کال نہیں آئے گی۔ اگر ایسا ہوا تو اس سے پہلے ہی اس کا موبائل توڑ کر پھینک دوں گی۔ اس سے پہلے وہ ایک اور قدم پیچھے کو لیتی، ہیر نے جھلستے ہوئے لہجے میں کہا، جس پر حسام نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے کیفیٹیریا سے باہر لے جانے لگا، جبکہ ہیر نے پلٹ کر ایک نگاہ کیفیٹیریا میں دوڑائی، جہاں سب ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے، آنا فکر مندی سے، جبکہ ہنٹر بھی سخت نظروں سے انہیں ہی گھور رہا تھا۔ وہ تب تک نہیں رکا جب تک وہ دونوں پارکنگ ایریا میں نہیں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر حسام نے گارڈ سے اپنی گاڑی کی چابی چھینی اور اس کا دروازہ کھول کر ہیر کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ اوکے، پھر میں تمہیں اپنے طریقے سے اندر بٹھا دیتا ہوں۔ اس نے اسے بغیر کچھ کہنے کا موقع دیے بازو سے پکڑ کر پیسنجر سیٹ پر پٹخ دیا اور پھر زور سے دروازہ بند کر کے اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی چلا کر وہاں سے چلا گیا۔ تمہیں لگتا ہے تم میرے ساتھ ایسے زبردستی کر سکتے ہو؟ قسم سے میں اس چلتی کار سے باہر چھلانگ لگا دوں گی اگر تم نے گاڑی نہیں روکی تو، وہ اسے دھمکاتے ہوئے بولی۔ میرے صبر کا امتحان مت لو ہیر، میں تقریباً اس لمحے اس میں فیل ہونے والا ہوں۔ ایک تو تم نے جان بوجھ کر کیفیٹیریا میں سین کریٹ کر کے ہمارے مشن کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اوپر سے اب تم کسی بچی کی طرح ایکٹنگ کر رہی ہو جسے اس کی چاکلیٹ نہ ملی ہو۔ حسام نے یونی کے گراؤنڈ کو کراس کرتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ اور تم نہیں اس دن اس بچے کی طرح ایکٹنگ کر رہے تھے جس سے اس کا کھلونا چھین لیا گیا ہو، جب تم نے ہنٹر کو سب کے سامنے پنچیز مارے تھے؟ وہ بھی تڑکی بتڑکی چلائی، جس پر حسام کے ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئی۔ مجھے اسے کل ایک بار پھر سے پنچ مارنا چاہیے تھا جب اس نے تمہارے رخسار کو کھینچنے کی غلطی کی تھی، وہ غصے سے دھاڑا۔ اٹس نن آف یور ڈیمن بزنس، اس نے کہا، جبکہ شرمندگی سے اس کے گال واپس سے دہکنے لگے۔ واؤ، اس کی وجہ سے اب تم بلش بھی کرنے لگی ہو؟ کیا سچ میں ہمارے رشتے کا اینڈ تم چاہ رہی ہو؟ کیا تمہیں وہ اچھا لگنے لگا ہے؟ اگر لگنے بھی لگا ہے تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اوہ ایک منٹ، دی گریٹ حسام کو غصہ آ رہا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں وہ چیز حاصل نہیں کر پا رہے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ میں اس وقت اتنا غصے میں ہوں نا، تمہاری ذرا مزید بکواس ایکسیڈنٹ کروا دے گی، اس لیے ایک مخصوص جگہ پر جا کر میں تمہیں بتاتا ہوں، تب تک اپنا منہ بند رکھو، وہ شعلہ برساتے لہجے میں بولا۔ اور اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ کے سامنے موجود تھے۔ اس نے اپنی سیٹ بیلٹ اتاری اور گاڑی سے نکل کر اس نے ہیر کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا اور اسے اپنے ساتھ لیے ریسٹورنٹ میں جانے لگا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جب ہیر کو حسام کے چلتے قدموں کے برابر چلنے میں دقت ہونے لگی تو وہ اس سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ بہت تیزی سے چل رہا تھا، اس بلڈنگ میں کھانا کھانے اور اس دوران اپنی پرابلمز کا حل ڈھونڈنے۔ شاید تم نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ہوا، اس لیے لوگوں کا دماغ کھا رہی ہو اور کچھ بھی الٹا سیدھا بول رہی ہو۔ شاید یہ ماحول تمہارے دماغ کو ٹھنڈا کر سکے، وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحمل سے بولا۔ اگر تمہیں مسائل حل کرنے ہیں تو میرا مشورہ ہے اندر مت جاؤ، یقین کرو ہمارا شور پورے ریسٹورنٹ کے لوگوں کو اکٹھا کر دے گا اور کل کو نیوز پیپر ہم دونوں کے چہروں کی زینت بنا ہوا ہوگا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، جس پر حسام کو اس کی بات میں وزن لگا، کیونکہ ان کی بحث ہمیشہ سکون سے شروع ہو کر ایک دوسرے پر چلانے پہ ختم ہوتی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ عوام اس کی گواہ بنے۔ وہ سانس کھینچ کر واپس گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اب کیا؟ ہیر نے پیسنجر سیٹ سنبھالتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اب سچ میں دونوں کے درمیان کی پرابلمز سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ایک دوسرے پر چیخنا چلانا ان دونوں کو کسی راستے پر نہیں لے جا رہا تھا۔ میں اصل وجہ جاننا چاہتا ہوں، تم نے مجھ سے علیحدگی کا کیوں کہا؟
हसाम सब जानता था लेकिन उसके मुंह से सुनना चाहता था ताकि वो अपने दिल का गुबार निकाल सके। मैंने पहले ही बताया था हमारे रिश्ते से मुझे घुटन होती है। मुझे असल वजह जाननी है हीर, इसलिए वो बताओ। मैं झूठों से थक चुका हूँ, बराए मेहरबानी अब कोई झूठ मत कहना। वो उसकी बात काटते हुए गुस्से से स्टीयरिंग पर जोर से अपना हाथ मारते हुए गुर्राया, जिस पर हीर खौफ से उछली। हाँ तो सच का मुजाहरा करने से क्या बदल जाएगा? कुछ नहीं, वो भी खुद को कंपोज करके तल्खी से बोली। इससे सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, चाहता हूँ मैं तुम्हें। वो उसकी तरफ देखते हुए संजीदगी से बोला और उसे दिल ही दिल में खुशी हुई कि फाइनली उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। उसे बता दिया है कि वो कितनी खास है। व्हाट, मजाक कर रहे हो ना? ये हो ही नहीं सकता। वो पहले तो शौक से उसके अल्फाज को हजम करने की कोशिश करने लगी, जबकि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो बेयकीनी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, हीर मैं जानती हूँ तुम्हारी ये एक स्कीम है ताकि तुम मुझे मिशन में और बुरे तरीके से धंसाए रखो। और वो उसे टोकते हुए गुस्से से बोली, जिस पर हसाम के चेहरे पर अजियत की लहर गुजरी। मैंने तुम्हारे सामने अपना दिल खोल कर रख दिया है और तुम उसका ऐसे जवाब दोगी? मुझे लगा तुम मेरे अल्फाज में छुपी सच्चाई को समझोगी, मगर तुम ब्लाइंड हो, जो जो तुम देख नहीं पा रही। वो अपने जज्बात पर मास्क चढ़ाते हुए बोलने लगा, नहीं तुम यहाँ गलती पर हो। मैं पहले अंधी थी जो तुम्हारे झांसे में आ गई थी, अब वो गलती दोबारा नहीं करूंगी। वो तल्ख लहजे में बोली, मतलब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं। गुड, मैं भी मजाक कर रहा था, चेक कर रहा था तुम कितनी समझदार हो गई हो। वाओ माशाल्लाह, काफी सियानी हो गई हो। वो गाड़ी को स्टार्ट करते हुए बोला। क्या मतलब? वो आईब्रो उचका कर बोली, डैड आई डोंट लव यू। वो कंधे उचकाता हुआ बोला, तो हीर मुंह खोले शौक से उसकी जानिब देखने लगी, क्योंकि वो ये सब सिर्फ उसे हर्ट करने के लिए कह रही थी। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था हसाम ये करेगा। तो तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? वो उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी, जो उसे नजरअंदाज करके सुकून से गाड़ी चला रहा था। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, वो झंझलाते हुए बोली। क्या? वो आम से लहजे में बोला, यही कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? वो बेचैनी से पूछने लगी। अब तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? खामोशी से बैठो और मुझे ड्राइविंग करने दो, वो सफाकी से बोला। हसाम मुझे जवाब दो, समझ आया? वो तकरीबन हलक के बल चिल्लाई। तुम्हारा मसला क्या है हीर? हर चीज तुम्हारी मर्जी और तरीके से हो जरूरी नहीं। नहीं दे रहा जवाब, जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ठीक है फिर मुझे हॉस्टल छोड़ कर आओ। वो सुर्ख होती आंखों से उसे देखते हुए बोली, क्योंकि उसे पता था वो अब किसी भी लम्हे कमजोर पड़कर उसके सामने रो देगी, क्योंकि उसमें बहादुरी बस इतनी देर के लिए ही थी। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम्हारे हुक्म की तामील करूँ। वो हॉस्टल की बजाय उसके मुखालिफ रोड पर अपनी गाड़ी डालता हुआ बोला। इससे पहले हीर कुछ कहती, उन दोनों की तवज्जो हसाम की पॉकेट में बजते मोबाइल ने खींची। जी हसाम रॉयल, हसाम ने कॉल रिसीव करते हुए गुस्से से कहा। सामने की जानिब से न जाने क्या कहा गया था कि उसके एक्सप्रेशन गुस्से से कोल्ड और इससे शौक और वापिस से सर्द महरी का लबादा ओढ़ गए थे। काल बंद करते ही उसने फुल स्पीड में गाड़ी भगा दी, जिसकी वजह से हीर का सर डैशबोर्ड से लगता लगता बचा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब मुझे मारना चाहते हो? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मगर सामने से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन वो जानती थी इसका लिंक आने वाली कॉल से है, क्योंकि इसके दौरान हसाम के एक्सप्रेशन सेकंड्स में तब्दील हो रहे थे। प्लीज गाड़ी की स्पीड हल्की करो, अगर तुमने स्पीड कम नहीं की तो हम दोनों ही मर जाएंगे। अब की बार वो इल्तिजाइया लहजे में बोली, मगर वो अनसुना करके स्पीड मजीद तेज कर गया। स्टॉप इट। जब हीर ने गाड़ी को सामने से आते ट्रक से तकरीबन हिट होते हुए देखा तो वो हलक के बल चिल्लाई, जबकि हसाम दाई जानिब में स्टीयरिंग घुमाकर बिल्कुल उसके पास से गुजर कर आगे बढ़ गया। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें कॉल किसकी आई थी? जब गाड़ी को खाली सड़क पर जाता हुआ देखा तो वो खुद को पुरसकून करने की कोशिश करते हुए मुश्किल से बोली, मैं इस वक्त एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तुम स्कॉट को कॉल करो, वो तुम्हें वहां से ले जाएगा। जब वो लोग मेन रोड पर आए तो हसाम ने लोगों के रश की वजह से स्पीड को थोड़ा हल्का करते हुए कहा, तुम एयरपोर्ट क्यों जा रहे हो? मुझे असल प्रॉब्लम बताओ हसाम। वो परेशानी से उसकी जानिब देखते हुए पूछने लगी, जो काफी डिस्टर्ब लग रहा था। जब उसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया तो वो फिक्रमंदी से उसके चेहरे को देखने लगी, जहां जमाने भर की तकलीफ थी। कुछ ही देर बाद वो दोनों एयरपोर्ट में मौजूद थे। हीर हैरान थी कि वो दोनों बगैर किसी किस्म की चोट पहुंचे वहां पर थे। हसाम बगैर उसके निकलने का इंतजार किए पिछले दरवाजे की जानिब भागा,
जिस पर वो भी जल्दी से गाड़ी से निकलकर उसे फॉलो करने लगी। जहां वो रुका तो वो भी रुक कर अपना सांस बहाल करने लगी। खुद को पुरसुकून करके जैसे ही उसने सामने देखा तो उसे शदीद झटका लगा, क्योंकि वहां हाजिक प्राइवेट जेट में खड़ा था, जबकि हसाम फुर्ती से कुर्सियों क्रॉस करके उसमें दाखिल हो चुका था। हीर ने भी आगे बढ़कर उसमें दाखिल होना चाहा, मगर एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसके रास्ते में पाबंदी लगा दी। सॉरी मिस, लेकिन आपको इसमें दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। ब्लैक यूनिफॉर्म और ब्लैक ही शेड्स लगाए गार्ड ने फॉर्मल लहजे में कहा। मुझे हसाम से बात करनी है प्लीज़, मैं बस कुछ ही सेकंड्स लूँगी। उसने गार्ड को मनाना चाहा। यहाँ क्या हो रहा है? हाजिक ने जेट से बाहर आकर पूछा, लेकिन जब उसकी निगाह सामने खड़ी हीर पर पड़ी तो उसकी आंखों में हैरानी आ समाई। सॉरी सर, ये कह रही हैं इन्हें हसाम सर से बात करनी है। हीर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अपनी हैरत को दबाकर बोला, मुझे हसाम से बात करनी है। ये सही वक्त नहीं है, जब वो वापस आएगा तब कर लेना। क्यों, क्या हुआ है? प्लीज़ हाजिक बताओ मुझे। हसाम ने एक लफ्ज़ नहीं बताया। प्लीज़, मुझे हसाम को लेकर बहुत फिक्र हो रही है। जिस पर हाजिक अपने बालों में हाथ फेरा और फिर ना में सर हिलाने लगा। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, सॉरी। कम ऑन, हम एक ही हैं, तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो। प्लीज़ बता दो, मैंने तुम लोगों में इतना वक्त गुजारा है, अभी भी यकीन नहीं मुझ पर? वो तकरीबन उसके सामने गिड़गिड़ाई। हम लोग इटली जा रहे हैं क्योंकि मेरी माँ मर रही है वहाँ। उसने इंतहाई तेजी से ये अल्फाज कहे, जैसे ये अल्फाज कम और जहर ज्यादा हों। जब हीर को उसकी बात की समझ आई तो वो शौक से अपना मुंह खोले उसकी तरफ देखने लगी, जो मजीद कुछ कहे जेट में जा चुका था। वेट हाजिक, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी। इससे पहले सिक्योरिटी टीम उसे पीछे करके दरवाजा बंद करती, हीर ने ऊंची आवाज में कहा, और साथ ही सीढ़ियां चढ़ना चाही, जबकि वही गार्ड वापिस से उसका रास्ता ब्लॉक कर गया था, जो पहले उसे अंदर दाखिल होने से मना कर रहा था। ओके साइम, इसे अंदर आने दो। कुछ लम्हे तजब्जुब का शिकार रहने के बाद हाजिक ने उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। थैंक यू सो मच हाजिक। जब वो जेट में आ गई तो मशकूर लहजे में बोली, इन दिनों हसाम से दूर रहना, पता नहीं उसका मूड कैसा होगा और वो किस तरह रिएक्ट करेगा, इसलिए प्लीज़ संभल कर। हाजिक ने इसे वॉर्न किया तो उसने समझते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर उसके साथ आगे बढ़कर जाके सीट पर बैठ गई, जहां होस्ट फ्लाइट के टेक ऑफ होने की न्यूज़ दे रही थी, जबकि वो नज़र उठाकर हसाम की तरफ देखने लगी, जो इस दुनिया से बेगाना विंडो से बाहर देख रहा था। जिंदगी एक बार फिर उसे एक नए एडवेंचर की जानिब ले जा रही थी, और अब की बार जगह इटली थी। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।